साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से हूँ, प्रबंध संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका, जिसने अपने सफलतम 17 साल पूर्ण कर लिए हैं प्रकाशन के। इसके अलावा हमारी एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेरेंट प्रोफेशनल का से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग एसोसिएशन हमारी जीएसटी के अंदर विशेषकर जो विसंगतियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम उठाते रहते हैं सक्षम अथॉरिटीज़ के सामने। और इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात मैं कहने का प्रयास करता हूँ, आप तक सूचना पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और मुझे बड़ा प्रसन्नता है आपके सपोर्ट पे कि आप लोग मेरे बहुत लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं और अच्छी संख्या में वीडियो मेरी देखते हैं आप लोग। मेरा बहुत आभार है। आज का विषय है राज्य कर आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जो पंजीकरण होते हैं उसके बाद में उन्होंने व्यवस्था लागू करी है कि पंजीकरण के अंदर फर्जिफिकेशन रोकने के लिए, और सारी व्यवस्था उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है 26 मई 2026 का। और इसमें सारी उन्होंने सेक्शन दिए डिपार्टमेंट को कि आपको किस तरह से काम करने हैं। तो साथ ही हम अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी प्रक्रिया इन्होंने जो बनाई है, निर्देश दिए हैं, वो समझ में आ जाएगी आपके। और ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप कोई व्यापारी फर्जिफिकेशन के उद्देश्य से फर्जिफिकेशन मतलब जैसे आईटीसी फर्जी क्लेम करना, व्यापार नहीं दिखाना, केवल कागजों पे व्यापार करना, उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और ऐसे व्यापारी से हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है इससे प्रैक्टिस पे ही फर्क पड़ता है अगर इस तरह के काम होते हैं। वैसे कहीं भी वकील का कहीं भी एनरोलमेंट नहीं होता रजिस्ट्रेशन पे या किसी रिटर्न प्रक्रिया पर। तो साथियों मैं एक बात कहूँगा आपसे कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये सर्कुलर नंबर उन्होंने इशू किया है डॉक्टर नितिन बंसल, जो हमारे राज्य कर आयुक्त है उत्तर प्रदेश के, 115/2026/2026-SGST। फाइल नंबर है NGPT रजिस्टर्ड 10872392026 SGST। और जीएसटी ऑडिट का जो सेक्शन है उसके माध्यम से ये सर्कुलर इशू हुआ है। साथियों टैक्स पेयर्स के उद्देश्य प्रेरित हो जाते हैं जो केवल फर्जिफिकेशन करना है, कपटपूर्ण तरीके से आईटीसी लेना है, तो उसका एक टाइम लिमिट के अंदर, रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के टाइम लिमिट के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन होना अनिवार्य किया गया है। और उसको जो है टोटल उसको जो वो पोर्टल पे अपनी रिपोर्ट और अपनी अपलोड करनी है। पंजीयन प्राप्त पत्र निस्तारण की प्रक्रिया संदर्भ में कहा गया कि REG1 में फोटोग्राफ, व्यापार की संरचना, मुख्य व्यवसाय का स्थल, बैंक खाते आदि अपलोड किए गए प्रपत्रों की सावधानी पूर्वक जांच का अभाव रहता है। जैसे कोई भी CTO महोदय या सहायक आयुक्त महोदय फिजिकल वेरिफिकेशन जाते हैं तो वो बैंक खाते भी वेरीफाई नहीं करते हैं, या जो मुख्य व्यवसाय जो मेन बिजनेस क्या है उसका, या व्यापार की संरचना जैसे प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप है, ये कंपनी है, HUF है, लिमिटेड कंसर्न है, ये सब चीज रहती है। दूसरा बार उसके सपोर्ट में उन्होंने जो है रजिस्ट्री लगाई है, बिजली का बिल लगाया है, ये सब चीज का ध्यान रखना है। और साथ में जो एक ऐसा भी देखने में आता है कि एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल कई फर्मों में यूज हो रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। साथ में यह अपेक्षा की गई है कि जो भौतिक निरीक्षण में जब जाओगे तो जो टैक्स पेयर है जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है उसके साथ एक सेल्फी लेंगे, और उसकी जो जहां पे वो स्पेस है, प्रीमिसेस है, वो फिजिक मतलब दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। तो इससे काफी हद तक रुकावट लगने की आशा की जा सकती है। नियम 25 रूल 25 में भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी पंजीयन प्राप्त पत्र के साथ अपलोड के पत्रों के मूल अभिलेखों से मिलान कर अवश्य करें और रिमार्क भी अंकित करें। अपने ये नहीं कि अपलोड कर दिया, अपना टिप्पणी भी देनी है इसके अंदर। नवीन फर्म पंजीकृत फर्मों के संबंध में उनके द्वारा दाखिल जीएसटी 1 में आरंभिक जांच के दौरान ध्यान रखें कि 90% से अधिक B2B आपूर्ति दिखाते हुए B2C की आपूर्ति शून्य प्रदर्शित तो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग B2B सप्लाई कर लिया, कोई B2B में IT से मिल जाता है और B2C कर ही नहीं रहे हैं, शो ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब व्यापार की संरचना कैसी है, काइंड ऑफ बिजनेस कैसा है,
तो इसमें ऐसे बहुत से व्यापार होते हैं जिसमें B2B सप्लाई होती है, लेकिन बहुत से व्यापार ऐसे ही होते हैं B2C भी सप्लाई होती है। तो वो ना चीज ध्यान रखना है, 90% B2B है और 0% B2C ऐसे व्यापार में, तो उसका ध्यान रखना है और निगाह रखनी है इसके ऊपर। इसके अलावा फर्म के आउटवर्ड आपूर्ति में एक ही जीएसटी नंबर पे बार बार धनराशि, बड़ी धनराशि का इनवॉइस का भी ध्यान रखा जाए कि, और संवेदन वस्तुएं जैसे आयरन स्टील, पान मसाला, तंबाकू उत्पादन, मेटल, प्लास्टिक स्क्रैप आदि अत्यधिक मात्रा में आउटवर्ड आपूर्ति की समीक्षा करते रहे। साथ ही जारी आउटवर्ड सप्लाई की धनराशि और ईविल धनराशि का मिलान करते रहे। ऐसा ना हो कि सब जो है सप्लाई जो आउटवर्ड इशू कर रहे हैं उनका अमाउंट अलग है और ईविल अमाउंट अलग शो हो रखा है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत जगह कि बिल टू शिप, बिल टू किसी का हो गया, शिप टू कहीं और का हो रहा है, गोदाम में जा रहा है, तो उस चीज का बहुत ज्यादा गहनता से ध्यान रखना है। इसके तहत जीएसटी वन में गहनता से जांच की आवश्यकता है। जैसे R2A में प्रदर्शित इनवर्ट सप्लाई के व्यापारी को चैन सप्लाई का अध्ययन आवश्यक है। R1 में घोषित आपूर्ति का 2A में नगण्य या कम राशि दिखाई जाने संबंधित डाटा मिलान करना है। जैसे RA में आपने जो फिगर भरी है, लेकिन 2A में वो फिगर RA नहीं आ रही है या कोई अंतर तो नहीं आ रहा है, उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है गहनता से, ये कहा गया है। और R3B में क्लेम की गई आईटीसी की धनराशि 2A में प्रदर्शित आईटीसी से अधिक नहीं होनी चाहिए। भाई 3B में आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली, 2A में कम दिखाई पड़ रही है, तो क्यों दिखाई कम पड़ रही है? कि आपकी आईटीसी पहले की चली आ रही है या टैक्स ज्यादा दे दिया आपने, परचेज ज्यादा कर ली, वो सब चीज का ध्यान रखना है, पूरा पूरा मिलान करना है। मतलब ये कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में ही फर्म का एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल पे ऑडिट प्रारंभ कर देना है कि कहाँ कहाँ पे चीज आ सकती है या दिखाई पड़ रही है, जिससे संज्ञान लेकर के और कार्रवाई की जा सके। नई फर्म में बैंक खाते की वैधता वैलिडेशन चाहिए। फर्म का स्वामी कौन है, प्रॉपर्टर कौन है, भागीदार है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, एचयूएफ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कंपनी है या ऑथराइज सिग्नेचरी है के नाम पर बैंक खातों को जांच का ध्यान रखना है। नए पंजीयन के बैंक खातों की वैधता फील्ड को संवेदनशील मानते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है इन्होंने। उपरोक्त किसी बिंदुओं पर कोई विसंगति प्रकाश में आने पर या किसी प्रकार के रेड फ्लैग आने पर तुरंत ही ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक के संज्ञान में लाएं, ताकि अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जा सके। आपको कोई चीज संज्ञान में आई है, डाउट हुआ है, तो आप तुरंत ही ज्वाइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको आप तुरंत संज्ञान में लाएं और धारा 71 सेक्शन 71 की अंतर्गत कार्रवाई की जा सके। परिपत्र में कहा गया है किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आने पर किसी भी राजस्व क्षति हेतु दायित्व, अगर कोई रेवेन्यू लॉस होता है तो उसका दायित्व जो है, उसकी जिम्मेदारी अधिकारी पर निर्धारित की जाएगी। ये नहीं अधिकारी बच जाएगा, उसके लॉगिन पर सब चीज उपलब्ध रहनी चाहिए। बीफा पंजीयन जो है, एक कोड आता है इसमें, बीफा पंजीयन, तो वो पोर्टल का ही पार्ट है। बीफा पंजीयन 6 मास में पुनः सत्यापन कराने का निर्देश परिपत्र में शामिल है। मतलब बीफा पंजीयन जो स्टेटस है पोर्टल पे, उस पर विदिन 6 मंथ आप उसको रिव्यू करते रहें। बीफा पंजीयन में नए टैक्स पेयर्स मॉनिटरिंग व्यू में महीने के अनुसार नए पंजीकृत करदाताओं को रिस्क की कैटेगरी आधार पर हाई, मीडियम, लो श्रेणी में विभाजित किया जाए। मतलब जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनको 3 कैटेगरी बांटा जाए, हाई, मीडियम, लो, उसको बांट करके काम किया जाए। हाई और मीडियम स्कोर वाले नए पंजीयन की सूची में आगामी 7 तारीख तक संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट उपलब्ध कराना है। मान लीजिए आपके कोई ऐसे संज्ञान में आता है कि हाई रिस्क वाला रजिस्ट्रेशन आ गया है या मीडियम रिस्क वाला रजिस्ट्रेशन आ गया है, तो उसकी आप तुरंत जानकारी ज्वाइंट कमिश्नर एग्जीक्यूटिव को आप देंगे। और ये अगले महीने की साथ, जैसे आप मई निकल गया तो आज आगे में 7 जून तक आपको रिपोर्ट करनी है। इसके साथ में ये कहा गया कि पहले एक सर्कुलर जारी हुआ था 1819063 डेटेड 14 नवंबर 18 के माध्यम से निर्गत निर्देशों के अतिरिक्त 6 माह के भीतर किए जाने भौतिक सत्यापन में फर्म में कार्यरत होने वाली परिस्थिति, मतलब स्टेटस, फर्म द्वारा रिटर्न दाखिल करने की स्थिति, रिटर्न दाखिल हो रहे नहीं हो रहे हैं, उपलब्ध स्टॉक पे एक अनुमानित मूल्य, जो स्टॉक फिजिकल स्टॉक है उस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट,
सत्यापन के समय व्यापार की जाने वस्तुओं या सेवाओं के विवरण अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। आप पोर्टल पर दर्ज करेंगे, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, प्रोप्राइटरशिप में है, क्या स्टेटस है उसका, रिटर्न दाखिल किया जा रहा नहीं किया जा रहा रेगुलरली, और स्टॉक उपलब्ध है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, ये सब वेरिफिकेशन करना होगा। परिपत्र में खंड में तैनात प्रत्येक अधिकारी, ज्वाइंट कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में साथ में ये भी कहा गया है, ये नहीं कि आपने लाद दिया है, उसमें ऑफिसर्स को चाहे सीटी लेवल हो चाहे एसी लेवल हो, उनको साइबर सुरक्षा, साइबर ऑडिट, कंप्यूटर और अभिलेखों की फॉरेंसिक जांच, जीएसटी नेटवर्क के एआई टूल और एलजीपीटी के पंजीयन की पहचान जैसी तकनीकों पर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। ये जो है निर्देश जो जोनल ग्रेड 1 जो तैनात हैं उनकी जानकारी में ट्रेनिंग अवश्य हो, ये ट्रेनिंग करानी है। जो भी तैनात सेक्टर में ऑफिसर से सीटीओ है या एसी है, और साथ में चेतावनी दी है कि जो ट्रेनिंग नहीं लेंगे अधिकारी, उनके खिलाफ एडवर्स एंट्री दी जाए। भौतिक निरीक्षण सत्यापन न करने वाले अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मतलब ये नहीं कि आपने मस्ती कर ली और ट्रेनिंग में नहीं गए, नो, आप पे एडवर्स एंट्री दी सकती है, आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। और किसी भी अधिकारी के निष्क्रिय चलते एनजीपीटी, नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर का पंजीयन सक्रिय रहता है। और आपकी कोई भी इनएक्टिवनेस की वजह से एनजीटीपी कैटेगरी है, ये नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर, जो फर्जी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कहा गया, ये शब्द लगाया है, सक्रिय रहता है और राजस्व की क्षति की स्थिति में विधि अनुसार विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही एक मिनट, इसमें ये भी कहा गया है, इसमें ये नहीं कि ग्रेड 1 जो है आपके जोनल ग्रेड उनको छोड़ दिया गया है, इसमें उनको जो भी रिपोर्ट मिलेगी ज्वाइंट कमिश्नर एग्जीक्यूटिव से, उसको अगली 10 तारीख तक कंपाइल करके वो कमिश्नर के सामने प्रस्तावनी करनी है 20 तारीख तक, और उसके साथ भी मतलब 10 तारीख तक प्रस्तुत करनी है, और अगली 20 तारीख तक जो भी आएगी उसमें अपनी रिपोर्ट देनी है कि क्या कार्रवाई की गई, कितने फर्जी पकड़े गए, क्या हुआ। ये साथ ही मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि ये तो उन्होंने महोदय ने राज्यकर महोदय ने रिस्ट्रिक्शन जारी कर दिए, लेकिन थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो दिक्कतें आ रही हैं टैक्स पेयर्स को, जो जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन, जेन्युइन टैक्स पेयर है, उनकी दिक्कतें जो आ रही है उसको भी संज्ञान लेकर के उसको भी थोड़ा एक्टिवनेस लाने के लिए कमिश्नर महोदय को कोई ना कोई ऐसी योजना बना करके विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए, ताकि टैक्स पेयर एक्टिव है, नई रजिस्ट्रेशन मिल सके और रेवेन्यू मिल सके। यही मेरा संदेश है, यही इसके साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।